दूर दूर तक छाए थे बादल, धूप का कहीं साया न था। बरसात का ऐसा मौसम आज से पहले कभी आया न था। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मौसम यानी कि क्लाइमेट। आज की क्लास बेहद खास है। 100% लिख के ले लो, पेपर में यहां से सवाल आने वाला है। आने वाले 35-40 मिनट और पेपर में 1 नंबर पक्का। दोस्तों इस पूरे सेशन को बिना पॉज करे आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। अंत में अगर आपको ये अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आपको मालूम है कि हमने दिल्ली पुलिस का बैच चला रखा है जिसमें सुबह 8 बजे मैथ की क्लास होती है, उसके बाद 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, शाम को होती है 5 बजे रीजनिंग की क्लास, और अब हम हाजिर हैं जीके की क्लास को लेकर, यानी कि रात के 8 बज रहे हैं घड़ी के अंदर। और आप सब लोग तैयार हैं, हम भी तैयार हैं इस खुशनुमा मौसम के साथ। क्या है इस मौसम में, उस मौसम की जानकारी को लेने से पहले हम जानते हैं दोस्तों एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट, ये जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का थोड़ा ब्रॉड अर्थ है। मौसम का अर्थ तो वेदर है, लेकिन क्लाइमेट का थोड़ा सा और इसमें और जाके ब्रॉड इसका मतलब होता है। इसके अंदर एक और टर्म आ जाता है। एक्चुअली वो हमारे चैप्टर का नाम भी वहीं से है, क्योंकि 90% ऑफ दिस चैप्टर इज कवर्ड बाय दिस टर्म एंड द टर्म इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है मित्रों पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब है कि वो आवरण जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, ऐसे आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। ऐसा आवरण जो इस पृथ्वी को चारों ओर से घेरे है वही पर्यावरण कहलाता है। मित्रों जो पर्यावरण है ये पर्यावरण गैसों का मिश्रण है। इसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। अगर आपसे बात करूं कि सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है मित्रों, मैं बात कर रहा हूं क्षोभ मंडल की। मैं पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे केवल उस एरिया की, उस वाले वातावरण की, उस वाले परत की बात कर रहा हूं जो व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करती है। यानी कि मैं केवल उस जगह की बात कर रहा हूं, उस जगह की आपसे मैं बात कर रहा हूं जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर क्षोभ मंडल आता है, जिसके अंदर समताप मंडल आता है, जिसके अंदर मध्य मंडल आता है, जिसके अंदर बहिर्मंडल आता है, जिसके अंदर ये सारे के सारे ताप मंडल आता है। उन सब की मैं बात कर रहा हूं। अगर उस कॉम्पोजिशन में देखा जाए, ब्रह्मांड की मैं बार बार कर रहा हूं, ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पृथ्वी के एनवायरनमेंट यानी पृथ्वी से जुड़े हुए इस पर्यावरण की बात कर रहा हूं। दोस्तों उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन यानी कि वो गैस या वो तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, यह पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में और इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 78%। इसके बाद नंबर आता है मित्रों ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का नंबर आता है मित्रों ऑक्सीजन इस वातावरण के अंदर पाई जाती है 21%। फिर उसके बाद नंबर आता है मित्रों आर्गन का। आर्गन का नंबर आता है उसके बाद। दोस्तों आर्गन पाई जाती है 0.93%। जो आर्गन है ये वातावरण में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा की गैस है जो अक्रिय हो, यानी कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में, ऐसे पेपर में सवाल आएगा, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस कौन कौन सी होती हैं? तो कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जीनॉन, यानी जिनकी जो ऑर्बिटल वो कंप्लीट होती है वही इनर्ट गैस होती है। अब सर्वाधिक मात्रा में वातावरण में कौन सी पाई जाती है? तो आर्गन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.93% पाई जाती है। इसके बाद में नंबर आता है मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड है मित्रों वातावरण में पाई जाती है मात्र 0.03%। 0.03% पाई जाती है। अब इसके अलावा जो बच गया उसमें बाकी सारी गैस पाई जाती हैं, उनको मैं उसी क्रम में लिख देता हूं जो उनकी मात्रा का जो घटता हुआ क्रम है, यानी उसी क्रम में मैं आपसे अगर बात करूं तो इसके बाद पाई जाती है नियॉन। फिर नियॉन के बाद आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आप लिख सकते हैं हीलियम। हीलियम के बाद आप लिख सकते हैं ओजोन।
ओजोन के बाद आप लिख सकते हैं क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद आप लिख सकते हैं जीनॉन, और साथ ही जीनॉन के बाद आप लिख सकते हैं रेडॉन। यानी CO2 के बाद आप अगर पहुंचेंगे तो नियॉन, फिर हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर ओजोन, फिर क्रिप्टन और फिर जीनॉन और फिर रेडॉन। अगर मैं CO2 की बात करता हूं मित्रों तो CO2 बड़ी घातक है। इस CO2 के कारण से क्या घातक घटनाएं घटती हैं उनको बताने से पहले मैं आपको इस वातावरण के बारे में एक और जानकारी देना चाहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कि मान के चलिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी और पृथ्वी पे यहां पे मान के चलो इंडिया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, आपको मालूम है कि इंडिया घूम के अभी यहां पे आने वाला है, और मान के चलो यहां पे अमेरिका है, अमेरिका। तो आपके मन में सवाल आता है कि जब हमको इंडिया से अमेरिका जाना हो तो क्यों ना ऐसा करें कि यहां से एक हवाई जहाज उड़ाएं और हवाई जहाज को यहां पे खड़ा कर दें, फिर ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी और अमेरिका फिर अपने आप यहां पे आ जाएगा, फिर यहीं जहाज को नीचे उतार दें तो आप अमेरिका में आ जाएंगे। ऐसा आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आप इंडिया से ऊपर उड़ गए, आपने अपना जो ऊपर हवाई जहाज था ऊपर हवा में खड़ा कर दिया, नीचे पृथ्वी घूम गई और फिर आप नीचे उतर गए। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं करते? इसके लिए आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो पृथ्वी का वातावरण है, जो पृथ्वी का पूरा वातावरण है वो पृथ्वी के साथ ही घूमता है। यानी कि अगर ये एरोप्लेन चलेगा भी नहीं, जब भी ये इंडिया के साथ साथ ही इस तरीके से घूमता रहेगा, यानी पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर घूमती है तो अपने साथ अपने वातावरण को लेकर के भी घूमती है। पूरा का पूरा वातावरण 7800 किलोमीटर तक का दायरा, जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, जहां तक पृथ्वी की अपनी तरफ खींचने की शक्ति है, वहां तक के एरिया को, अंतरिक्ष से ठीक पहले तक के एरिया को पृथ्वी अपने साथ ही घुमा करके चलती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो वातावरण भी धुरी पर घूमता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद मैं आता हूं इस CO2 के कारनामों के ऊपर। दरअसल वो CO2 के कारनामे ना होकर के आदमी के कारनामे हैं, वो आपके कारनामे हैं। आपका अर्थ केवल आप नहीं, आपका अर्थ पूरी मानव जाति है। उस पूरी मानव जाति के कारनामे हैं। उन मानव जाति के कारनामों को काले अक्षरों में मैं लिखने जा रहा हूं। आप सब लोग बेहद ध्यान से इसको देखेंगे, अच्छा लगे तो लाइक करके हमारा समर्थन भी करेंगे मित्रों। वो क्या बात है? वो बात ये है मित्रों, मान के चलिए कि ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। ये यहां पर है सूरज दादा, ये अपनी पूरी फॉर्म में आए हुए हैं, पूरी धुआंधार गर्मी फेंक रहे हैं। ये सूरज हैं। आप में से किसी का नाम सूरज तो नहीं है, अगर है तो हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सूरज की यहां से रोशनी आई, सूरज की किरणें आई। आप जानते हैं इसके अंदर तीनों प्रकार की किरणें हैं। विजिबल रेज भी इसके अंदर है, दृश्य प्रकाश किरणें भी इसके अंदर है, इंफ्रारेड यानी अवरक्त लाल किरणें भी इसके अंदर हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें भी इसके अंदर हैं। मित्रों जब ये रेज आती हैं तो जब ये पृथ्वी पर जाती हैं, जब ये रेज पृथ्वी पर जाती हैं तो ये चली गई यहाँ पे पृथ्वी पर टकरा रही हैं। टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टकरा रही हैं तो टकराने दो, टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मित्रों वातावरण में मात्रा आपने बढ़ा दी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, इनकी मात्रा आपने बढ़ा दी। ये सारी गैस मेन रूप से इसकी मात्रा आपने बढ़ा दी। तो होगा क्या कि जब ये किरण इससे टकराएंगी और टकरा करके रिफ्लेक्ट होंगी यानी परावर्तित होंगी। अब ये परावर्तित हो रही हैं, सारी की सारी किरणें परावर्तित हो रही हैं मित्रों किरणें। और जब ये किरणें परावर्तित हो रही हैं तो इन परावर्तित किरणों को होकर के सबको बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने वातावरण में CO2 को भर रखा है तो इनमें से बहुत सारी किरणें बाहर तो निकल जाती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश पृथ्वी पर वापस भी लौट करके आ जाती हैं, जिसके कारण से जो तापमान है पृथ्वी पर आता तो है लेकिन परावर्तित होकर के वापस नहीं लौट पाता। इसके कारण इस पृथ्वी का जो तापमान है वो ज्यादा बढ़ता रहता है, और यही क्रिया जो है यही कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको आप हिंदी में कहते हैं हरित गृह प्रभाव। इसी को कहते हैं भाई हरित गृह प्रभाव। आप जानते हैं कि इस हरित गृह प्रभाव के कारण से इस पूरे ग्लोब यानी पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है, और इस पूरी पृथ्वी के तापमान के बढ़ते रहने की क्रिया को कहते हैं मित्रों ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं मित्रों इसको, ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान अब तक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोकना है तो इस CO2 का उत्सर्जन रोकना पड़ेगा। रोकेगा कैसे? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको कम करना पड़ेगा, उसके स्थान पर कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल, कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिनके कारण से ये समस्याएं CO2 जैसी घातक विषैली गैसें उत्पन्न ना हो सके। अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना पड़ेगा जिससे कि CO2 को ऑब्जॉर्व कर सकें और आपके लिए ऑक्सीजन को दे सकें। तो इन सब चीजों के कारण से आप इसको रोक सकते हैं। मित्रों, आपसे कभी कभी पेपर में सवाल यह भी आता है कि बताइए, एक खुली हुई गाड़ी की अपेक्षा एक बंद गाड़ी के अंदर का तापमान ज्यादा हो जाता है, क्यों? तो उसका कारण भी हरित गृह प्रभाव है, क्योंकि शीशे के अंदर किरणें चली तो जाती हैं लेकिन रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ पाती, शीशे से टकरा कर अंदर ही रह जाती हैं, क्योंकि उन पर एक फिल्म चढ़ी होती है अंदर की साइड से। इस कारण से उसमें अंदर चली जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती और अंदर का जो तापमान है वो और ज्यादा बढ़ता रहता है। तो मैं एक बात कर रहा था ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग को सर्वाधिक करने वाला जो देश है उसका नाम चीन है। मित्रों, चीन विश्व में सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग जिसके कारण से हो रही है वो चीन है। इसके बाद अगला नंबर किसका आता है? तो यूएसए का आता है। यूएसए मतलब अमेरिका का आता है। भारत ग्लोबल वार्मिंग करने में हालांकि आगे है लेकिन बहुत आगे नहीं है। सबसे ज्यादा चीन करता है, फिर यूएसए करता है। इंडिया का जो योगदान है ग्लोबल वार्मिंग को करने में वो कम नहीं है, वो भी बहुत है, वो 3% है, लेकिन सबसे ज्यादा तो चाइना का है, उसके बाद नंबर यूएसए का आता है। यानी कि इसको अगर रोकना है तो आपको समय के साथ साथ बढ़ने की दौड़ जो है उसमें थोड़ा सा उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और चीजों को थोड़ा सा पृथ्वी पर्यावरण की अनुकूलतम दिशा की ओर लेकर के जाना पड़ेगा। मित्रों, मानव ने केवल यही काम नहीं किया, मानव ने एक और काम कर दिया। मानव ने वो क्या काम कर दिया? वो ये कर दिया कि मानव ने क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर पाई जाने वाली ओजोन परत के क्षय को भी, उसके विनाश को भी मानव ने तय कर दिया। उस विनाश के कारण से क्या होता है आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर वाले भाग में ओजोन गैस की परत है। ये ओजोन गैस की परत को क्षय हो गया, इसका नुकसान कर दिया। किसके कारण से? CFC के कारण से, जिसका नाम व्यापारिक रूप से फ्रेऑन है। अगर इसका पूरे नाम की बात करें तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये पेपर में आने वाला सवाल है मित्रों। आप रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, AC चलाते हैं, उनके कारण से ये गैस निकलती है। जब ये वातावरण में जाती है तो ओजोन परत का नाश करती है, इसका क्षय करती है, जिसके कारण से बहुत मोटी ओजोन की जो परत होती है वो पतली और पतली होती चली जाती है। और इसके कारण से जो इंफ्रारेड, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूरज से, पहले तो इससे टकरा करके ही वापस लौटती थी, नीचे आ ही नहीं पाती थी, लेकिन अब चूंकि ये तो पतली परत हो गई या कहीं कहीं से खत्म ही हो गई, तो ये अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी रेज वातावरण में आ जाती हैं, जिसके कारण से मानव को स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर, आंखों का कैंसर, इस तरीके की काफी गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ता है। किंतु मित्रों, आया कोरोना के कारण से ये सारा काम बंद हुआ। ये इस हवाई जहाज बंद हो गए और फैक्ट्रियां बंद हो गई। इस कारण से जब फैक्ट्रियां बंद हो गई तो जो अधिकतम CFC निकलता है फैक्ट्रियों से ही निकलता है। आपके घर में जो AC आप चलाते हैं उससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े एपरेटस लगे हुए जिनसे CFC का उत्सर्जन होता है, इस कारण से इसको क्षय होता है, इसका वो रुक गया। तो ओजोन की परत में अभी सुधार आया है। तो ऐसा तो लॉकडाउन, अगर मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कोरोना अच्छा है, लेकिन लॉकडाउन कभी कभी ऐसा 15-20 दिन के लिए अगर साल 2 साल में लगता रहे, इन फैक्ट्रियों पर 15-20 दिन के लिए अगर थोड़ा थोड़ा संतुलित मात्रा में चीज़ें होती रहे, तो ये जो प्रकृति है ये अपने आप को सुधार कर लेगी। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से ये लॉकडाउन हुआ तो इसमें आपने घटनाएं सुनी होंगी कि झीलों में मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, यमुना में मछलियाँ ऊपर से दिखाई दे रही। यमुना कभी साफ नहीं होती थी, उसके लिए इतना बड़ा बजट तैयार किया गया, नहीं साफ हो रही। निर्मल गंगा अभियान में इतना पैसा लगाया, लेकिन आपने 15 दिन का लॉकडाउन किया और आपने देखा किस तरीके से वातावरण शुद्ध हो गया, गंगा साफ हो गई। आप जो जालंधर से हिमालय की चोटियां देख रहे थे, हमारे यहाँ सहारनपुर है, 1 मिनट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उत्तराखंड को चलते हैं, सहारनपुर से आप जो हिमालय की चोटियों को देख रहे थे, तो वातावरण कितना शुद्ध हुआ। ये सारी चीजें उसके कारण से हुई। मित्रों, ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके मैं अगली घटना की ओर मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं। तो ये जो ओजोन परत है, ओजोन परत में क्षय हो रहा है, CFC के कारण से 1930-35 में खोजा गया। और जिस आदमी ने इसको बताया कि इसमें डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि इसमें क्षय हो रहा है, तो उसका नाम कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लेता है, तो उनका नाम है फारमैन, है ना, पूछ लेता है आपसे। फारमैन का नाम इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। फारमैन नाम है। फारमैन ने बताया कि ओजोन की परत का क्षय हो रहा है। कब बताया? तो 1985 में बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन भी मालूम होना चाहिए। चलिए मैं अब आगे चलता हूं, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं।
सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, सबको अच्छा लग रहा होगा। चलिए मित्रों, मैं अब आपको आगे की घटना इसमें बताता हूं। मैं क्या करता हूं, एक वातावरण का चित्र एक ड्रॉ करके आपको सारे के सारे सवालों के जवाब उसमें आपको मिलेंगे। ये मैंने ड्रॉ किया एक ग्राफ। ये दरअसल क्या है कि मान चलो ये अर्थ सरफेस है, यानी पृथ्वी का पृष्ठ है, सरफेस है, अर्थ का पृष्ठ है, सरफेस है, जमीन है जिस पे आप रहते हैं। तो यहां मान के चलिए 0 किलोमीटर है, तो इसके ऊपर आप जाएंगे, यहां तक लगभग आप चले जाइए 16 किलोमीटर तक, लगभग 16 किलोमीटर जब आप जाएंगे तो आपको ये परत मिली। यहां तक की जो परत है इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रोपोस्फेयर यानी कि इसको आप कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है जी। जो क्षोभ मंडल है इसमें ही जीवन होता है, और इसमें अगर आपसे वातावरण में पूछे तो वातावरण में सर्वाधिक नाइट्रोजन है। अगर ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में सर्वाधिक पूछे तो फिर ऑक्सीजन है। क्षोभ मंडल में नाइट्रोजन उत्तर गलत है, वो वातावरण में नाइट्रोजन है। अगर आपसे क्षोभ मंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस पूछता है तो ऑक्सीजन है। यानी आपके आसपास जहां आप रहते हैं वहां ऑक्सीजन सर्वाधिक है, नाइट्रोजन नहीं है। लेकिन अगर पूरे की एक साथ बात करते हैं तो फिर नाइट्रोजन सर्वाधिक, यानी ऑक्सीजन जो है इस क्षोभ मंडल के अंदर सर्वाधिक होती है। दोस्तों यहीं पर जीवन पाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी यहीं पर पाई जाती है। आपसे पेपर में सवाल करता है, बताइए बायोडाइवर्सिटी किस सतह में पाई जाती है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो आदमी होता है बड़ा खुश रहता है, जीवित रहता है, और उसकी शक्ल इस तरीके की होती है। उस आदमी की शक्ल इस तरीके की होती है, बहुत खुश है ये आदमी, इस तरीके की, बड़ा चंगा, बहुत हंसी मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका रहता है, बहुत सुंदर खुश रहता है यहाँ पे आदमी। इसके ऊपर जब आप ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाते हैं तो आप पहुंचते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, लगभग 50 किलोमीटर तक। ये स्ट्रेटोस्फेयर लगभग 50 किलोमीटर तक का है। लिख भी देता हूं इसको मैं, इसका नाम स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है आप इसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, इसको आप समताप मंडल कहते हैं। इसमें टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा रहता है। इस समताप मंडल में यहां लगभग जब आप यहां से 25 किलोमीटर जाएंगे, नीचे से 25 किलोमीटर और अधिकतम 48 किलोमीटर, यानी कि आप यहां तक लगभग पहुंचेंगे 25 से 48 तक। यानी इसी स्ट्रेटोस्फेयर में, पेपर का सवाल है, गजब का सवाल है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये ओजोन की परत पाई जाती है। पेपर में सवाल कई बार पूछा है, बताइए ओजोन की परत कहां पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन की परत है, तो ओजोन की परत कहां पाई जाती है भैया, उत्तर बताओ कमेंट में। स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन की परत। कितने से, 16 किलोमीटर से और 48 किलोमीटर तक पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए आपको मित्रों। जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे और इस ट्रोपोस्फेयर में ही, इसके नीचे और ट्रोपोस्फेयर में ही जो बादल हैं वो बनते हैं। लगभग 8 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर ऊपर तक होते हैं। तो जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो इसी में होते हैं। आपसे पूछे बादल कहाँ होते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। अगर आपसे पूछे कि वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं, तो वायुयान यहाँ उड़ते हैं। वायुयान, वायुयान का मतलब हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। ये हवाई जहाज आपको दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत हवाई जहाज है। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में उड़ता है। बादल कहाँ होते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में होते हैं। ऑक्सीजन की परत कहाँ होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में होती है। सबको समझ में आ रहा है। जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो बहुत बड़ा, ये बहुत डिस्टेंस का एक और परत आती है। ये जो परत है, इस परत का नाम है मीजोस्फेयर। इसको आप कहते हैं हिंदी में मध्य मंडल। ये मध्य मंडल है, बड़ा शांत है, बड़ा मध्य इसका काम रहता है, बहुत शांत रहता है जो मध्य मंडल है। और इसकी जो ऊंचाई है ये 80 किलोमीटर तक होती है। यहाँ 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और इसमें तापमान कम होता है, यानी कि यहाँ पे तापमान एक, यहाँ पे ऊपर आप जाएंगे थोड़ा बढ़ता रहेगा तापमान, यहाँ एक जैसा रहेगा। इसमें जाओगे तापमान घटेगा, फिर आप ऊपर जाओगे तो तापमान अब फिर बढ़ना चालू होगा। अब यहाँ ऊपर जब आप जाएंगे तो 780 किलोमीटर तक, यहाँ 780 किलोमीटर तक एक और परत आती है। इसका नाम है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर का मतलब है ताप मंडल।
इसका नाम है मित्रों तापमंडल। जो तापमंडल की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसको थर्मोस्फेयर भी बोला गया है। इसमें तापमान बहुत उच्च होता है और ये जो आदमी आपको यहां इतना खुश दिखाई दे रहा था, जब ये इसमें पहुंच जाएगा तो आपको इसका चेहरा कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें तापमान बहुत उच्च, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस यहां तापमान हो जाता है। तो यहां जब आदमी पहुंच जाएगा तो यहां आदमी ऐसा हो जाएगा मित्रों, इसके बाल ऐसे हो जाएंगे, जल जाएगा ये बिल्कुल, और बिल्कुल सूखी लकड़ी हो जाएगा ये, ऐसा ऐसा हो जाएगा ये, बेचारा हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ खूब इसका देखो पेट वेट ठीक ठाक था, यहाँ बेचारा ऐसा हो जाएगा जा करके, अगर इसमें पहुंच गया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आयनोस्फेयर है, यानी कि तापमंडल है। यहाँ पे तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगों में सारी तरंगे आ गई आपकी, जितनी भी जीपीएस है या जो भी तरंगे हैं वो सारी की सारी आयनोस्फेयर यानी तापमंडल में ही होती हैं। जीपीएस, इंटरनेट कनेक्शंस, यानी जो हवा के कारण से आपको प्रभावित करके जो तरंगे आती हैं, रेडियो तरंगे आती हैं ना, वो सारी की सारी कहाँ होती हैं? तापमंडल में होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसका मालूम होना चाहिए। 80 से लेकर के 780 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। इसमें तापमान बहुत उच्च होता है, आदमी की हालत ऐसी हो जाती है। फिर आप इसके ऊपर जाते हैं तो एक और परत आती है, इसके ऊपर फिर एक और परत आती है और इस परत का नाम है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर का मतलब है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो है ये फिर 780 से लेकर के, और यहां लिख देते हैं हम 36,000 किलोमीटर तक है। 780 से लेकर के 36,000 किलोमीटर तक है ये जो एग्जोस्फेयर है। इस एग्जोस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हाइड्रोजन इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और जब आप 36,000 किलोमीटर से ऊपर निकल जाएंगे तो मित्रों यहीं पे वातावरण समाप्त हो जाएगा, और यहां समाप्त हो जाएगा तो आप कहां पहुंच जाएंगे? फिर स्पेस की तरफ पहुंच जाएंगे। और आदमी अगर यहां पे पहुंच गया तो आदमी का मुंह फिर आप इस तरीके से आदमी को देख पाएंगे। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आदमी यहां पे इस तरीके से आदमी रहेगा, बिल्कुल शांत, ना उसको कुछ पता होगा, पूरी मौज में, पूरी मजे में रहेगा। यहाँ पे जाएगा, आराम से चलता रहेगा, फिरता रहेगा, ना गिरेगा, ना कुछ भी नहीं होगा उसका, वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, फिर बिल्कुल ऐसा आदमी हो जाएगा। ठीक है जी, सबको आ रहा है समझ में? सबको अच्छा लग रहा है? चीजें मालूम चल रही हैं? चलिए, बहुत ठीक है। तो ये ठीक है, सही है। तो अब मैं इसको आगे आपकी कहानी आपको मैं बताता हूं। इसमें अब मैं इसमें और थोड़ी सी 2-3 बातें हैं, उनको मैं आपसे शेयर करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें पेपर में कैसे आती हैं वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है मित्रों, तो जो आप देख रहे हैं वातावरण को मैंने आपको बताया, इसके ऊपर आप देखा एग्जॉस्फेयर लास्ट में था, उसके ऊपर क्या होते हैं? तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनमें भी मिले रहते हैं। तो आपसे कभी कभी पेपर में ये भी सवाल पूछ लिया उसने कि जो डस्ट पार्टिकल्स है ये क्या चक्कर है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो जो ये जो वातावरण है, जब आप ऊपर वातावरण में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? ऊपर आपको धुंध तरीके से दिखाई देती है, यानी आपको आसमान में आसमान घिरा हुआ सा दिखाई देता है। तो वो क्या होता है? तो मित्रों मैंने आपको बताया वो क्या होता है? वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स पेपर में पूछता है, बताइए डस्ट पार्टिकल्स किस किस चीज के होते हैं? तो वो पेपर में सवाल आता है, तो आपको पता होना चाहिए। पेपर में सवाल ऐसा है कि बताइए निम्न में से कौन सा डस्ट पार्टिकल्स में नहीं होता। तो जो होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या क्या होता है मैं एक बार लिख देता हूं, आप सब लोग इसको भी अपने पास में लिख लेंगे। डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल के कण, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? धूल के कण। धूल के कण में किस क्या क्या होता है भाई? तो सिलिका होती है, सिलिका यानी SI। और क्या होता है? तो MgCl2 होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसके अलावा NaCl भी होता है। यानी ये तीनों चीजें डस्ट पार्टिकल्स में मौजूद होती हैं। बोलो क्लियर है आपको? सबको आ रहा है समझ में? अच्छा लग रहा है आपको? चलिए ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूं, वो चीज है लेटेंट हीट। यहां देख लीजिए ध्यान से, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को आप हिंदी में कहेंगे गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा ये क्या चक्कर है? मैं आपको इसको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। जैसे मान के चलिए आपके पास में आइस है। आइस का मतलब बर्फ है, बर्फ है। आपको मालूम है कि जो बर्फ है वो कितने पर बर्फ बनना पानी का चालू होता है? अगर ये पेपर में पूछे कि बताइए कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनना चालू होता है, तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बनना चालू होता है। ठीक है, -4 पर बर्फ बनना चालू होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनना, पानी से बर्फ किस तापमान पर बनती है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाती है। अगर आपसे ये पूछे किस पर वो बर्फ बनी रहती है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बनी रहती है। अगर ये पूछे आपसे कि बर्फ किस अवस्था में रहती है, तापमान बताओ, तो उत्तर क्या लगाना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछे बर्फ किस तापमान पर बनती है, तो -4 डिग्री सेल्सियस। दोनों में अंतर है, दोनों को ध्यान से देखना। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपसे पूछे बर्फ कितने पर रहती है निश्चित, तो 0 डिग्री
डिग्री सेल्सियस पर, और बनना किस पे चालू होती है, बन किस पे जाती है, तो माइनस के 4 डिग्री सेल्सियस। बनना यहां से चालू होगी, कंप्लीट यहां बन जाएगी माइनस के 4 पर। अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर पिघलनी चालू हो जाएगी। अब आपने क्या किया कि इसको 0 डिग्री से ऊपर इसको चालू कर दिया, तो ये क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसमें पिघलना चालू हो जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा, फिर आप जानते हैं वाटर बन जाएगा। अब आपने और तापमान को बढ़ाया, पानी के और तापमान को बढ़ाया, तो इससे क्या बनेंगे, फिर वेपर्स बनेंगे। वेपर्स यानी कि वेपर्स का मतलब क्या, भाप बनेंगी, भाप। पानी का और तापमान बढ़ाया तो भाप बनेंगी। आप जानते हैं जब आप पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, पानी का अधिकतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। आप उसके बाद उसमें कितना ही उसको टेम्परेचर बढ़ाते रहिए, पानी का तापमान 100 से ज्यादा नहीं होगा। जब आप तापमान बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, उसकी भाप बननी चालू हो जाएंगी। लेकिन आपने तापमान अभी उसको देना चालू कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें और कोई अंतर नहीं आ रहा, उसका भाप ही लगातार बन रहा है, लेकिन तापमान जो है उसका तापमान 100 से ज्यादा नहीं हो रहा। तो आपके दिमाग में सवाल आता है कि बताइए, जो आप तापमान देते जा रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी उसका तापमान ही नहीं बढ़ रहा। आपने 100 डिग्री कर दिया और आप आग नीचे से आप जो 130 डिग्री दे रहे हैं, लेकिन उसका 100 से ज्यादा ही तापमान नहीं हो रहा पानी का। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो इसका कारण है कि वो जो ऊष्मा है वो कहां जा रही है, जो आप टेम्परेचर नीचे से दे रहे हैं, जो एनर्जी आप नीचे से दे रहे हैं, जो हीट आप नीचे से दे रहे हैं, वो हीट कहां एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो उसी हीट को जो एब्जॉर्ब हो रही है, जिस चीज में वो एब्जॉर्ब होती है, उसी को बोलते हैं फिर मित्रों लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। तो किसकी होती है, वो भाप की होती है मित्रों, भाप की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि लेटेंट हीट क्या है, तो लेटेंट हीट क्या चीज है, यानी कि जब तापमान आप लोग बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी तापमान नहीं बढ़ रहा, तो किसके रूप में संचित कर लेगा, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट के ऊपर उसको संचित कर लेगा। पेपर में एक बार विशिष्ट ऊष्मा को लेकर के भी सवाल आया था कि बताइए विशिष्ट ऊष्मा क्या चीज है, तो किसी भी द्रव का तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही जो है उसको आप विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं मित्रों, है ना। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े, जब मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको सारी चीजें वहां पे पढ़ाऊंगा। जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गति की पढ़ाऊंगा, तो उस समय सारी चीजें आएंगी। अभी तो मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं तो आपको वातावरण का अध्ययन दे रहा हूँ, इसी कारण से मैं इसके ज्यादा डायनेमिक्स में नहीं फंस रहा हूँ। अब इसमें एक सवाल आपसे क्या आ जाता है यहाँ पे, जब आप लेटेंट हीट को पढ़ रहे हैं, तो मैं इसी के साथ एक और सवाल बता देता हूं यहाँ पे। तो कंडेंसेशन, संघनन को लेकर के सवाल आ जाता है। कंडेंसेशन यानी कि संघनन, जब हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे तो इसके सारे टर्म पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चक्कर है, लेकिन अभी आप ज्योग्राफी में इसका क्या लॉजिक है उसको समझिए। जैसे कि मान के चलिए आपकी भाप बन गई, आपने क्या किया था, आइस बनाया था, आइस से वाटर बना था, वाटर से बना था आपका वेपर, यानी कि भाप बना था। अब आपने क्या किया, वेपर से दोबारा आपको वाटर बनाना है, तो जैसे वेपर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, ऊपर इन वेपर्स को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे मान के चलिए आपने इसको इकट्ठा किया और तापमान इसका ठंडा किया आपने, तो जो वेपर्स हैं, वेपर्स का दोबारा क्या बन जाएगा, एक पानी की बूंदें इसकी बननी चालू हो जाएंगी। और दोस्तों भाप से पानी को बनाना ही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहलाता है। इसी को संघनन कहते हैं मित्रों, संघनन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, संघनन। इसमें आपने ड्यू पॉइंट को भी सुना होगा, यानी कि वो पॉइंट होता है जहां पे भाप जब ऊपर जाती है और भाप ऊपर जाके जब उसका बादल का रूप लेती है, जिसके कारण से बारिश भी होती है, तो उस पॉइंट पे जहां पे जो कंडेंसेशन चालू हो जाता है, जहां पे ऊपर उठने के कारण से मैंने आपको बताया था ना कि बीच में ठंडा बहुत होता है, जब आपने देखा था क्लाउड फॉर्मेशन ऊपर आके फिर बादल नीचे आते हैं फिर बरसते हैं, वही नहीं बदलते जहां पे बनते हैं बारिश, वहां नहीं, बादल वहां नहीं बरसते हैं जहां पे वो बनते हैं, बल्कि नीचे आकर के बरसते हैं। वहां जाकर के तो वो संघनित होते हैं, कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के कारण से जो भाप है वो बूंदों में यानी पानी में परिवर्तित हो जाती है, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं मित्रों, ड्यू पॉइंट उसको कहते हैं। अब इस कंडेंसेशन के कारण से और क्या क्या होता है, पेपर में आपको मालूम होना चाहिए। सवाल आता है बताओ कंडेंसेशन के कारण से निम्न में से क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर कंडेंसेशन के कारण से होता क्या क्या चीज है। तो मैं आपको एक एक करके इसको बताता हूं। तो सबसे पहले ड्यू यानी कि ओस, सुबह सुबह आप देखते हैं तो ओस आपको दिखाई देती है, तो ड्यू जो है यानी जो ओस है, ओस का कारण भी क्या चीज है, तो संघनन आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा अगर मैं आपसे पूछता हूं फॉग यानी कि कोहरा, कोहरा यानी कि फॉग, तो कोहरा का कारण भी क्या चीज है, तो कंडेंसेशन यानी कि संघनन ही है। दूसरा फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो धुंध, धुंध यानी कि मिस्ट, मिस्ट का कारण भी क्या चीज है, कंडेंसेशन यानी कि संघनन ही है। यानी ओस, कोहरा, धुंध यानी कि मिस्ट, और इसके अलावा फ्रॉस्ट यानी हिंदी में उसको आप कहते हैं पाला, पाले का जो कारण है वो भी क्या है, संघनन ही है। उसके अलावा स्नोफॉल, आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पे जो है बर्फ बरसती है, सफेद सफेद रंग की बरसती है, तो उसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, हिमपात, हिमपात का कारण भी यही है। फिर आप जानते हैं हेल्स, हेल को आप हिंदी में क्या कहते हैं, ओले, जो ओले पड़ते हैं, ओले का कारण भी संघनन ही है मित्रों। स्लीट, स्लीट मतलब कि ओपल वृष्टि, ओपल वृष्टि,
ओपल वृष्टि क्या चक्कर है भाई? ओपल वृष्टि का मतलब है कि जब आपकी रेनफॉल भी होगा और रेनफॉल के साथ में स्नोफॉल होगा। ओले नहीं आएंगे, स्नोफॉल होगा, यानी बर्फ और बारिश जब एक साथ पड़ेगी तो इसको स्लीट कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ये होता है, तो इसको ओपल वृष्टि आप लोग कहते हैं। इसके अलावा फिर ड्रिजल, ड्रिजल यानी कि हल्की हल्की, जैसे आप झरने की तरीके से, झरना बहुत हल्की हल्की जो बारिश होती है यानी कि ड्रिजल, वो भी इसके कारण से। झरने का मतलब आप वो वाला झरना वाटरफॉल मत समझना, झरने का मतलब है ड्रिजलिंग, जब हल्की हल्की बारिश होती है। मैं इसको बूंदाबांदी लिख देता हूँ, बूंदाबांदी, बहुत पतली पतली बूंदें आती हैं, तो बूंदाबांदी का जो कारण है वो भी संघनन है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आ जाए तो वो संघनन के में नहीं होता, यानी आप याद कर लीजिए ड्यू, फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट, स्नोफॉल, हेल, स्लीट, ड्रिजल, ये सारे के सारे जो कारण है वो किसके कारण है? तो वो सारे के सारे संघनन यानी कि कंडेंसेशन के कारण से होते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसमें एक सवाल, जब मैंने रेन की बात करी तो मैं एक और सवाल आपको बता देता हूँ। वो सवाल क्या है? वो सवाल है मित्रों आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा। वहां से भी सवाल आता है, यानी कि प्राकृतिक ना होकर के आदमी अब अपनी मर्जी से भी बारिश करवा लेता है, लेकिन वो बहुत महंगी बारिश होती है, यानी आर्टिफिशियल रेन। यहां से भी सवाल आता है। केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो पूरी इक्वेशन के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ज्योग्राफी का क्या सवाल है वो बताता हूं मैं इसमें। आर्टिफिशियल रेन यानी कि आप इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम वर्षा कहते हैं, कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है? तो इसमें आप इस्तेमाल करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का मतलब AgBr, और सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, और इसके अलावा आप इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? तो ड्राई आइस, ड्राई आइस करते हैं, यानी कि आप इसको सॉलिड आइस भी कह सकते हैं। ड्राई आइस का मतलब है सूखी बर्फ, सूखी बर्फ। सूखी बर्फ मतलब क्या चीज? कार्बन डाई ऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। अगर पेपर में कल को सवाल आ जाए ना, बताइए सूखी बर्फ किसको कहा गया है, और ऑप्शन में आपको CO2 दे रखा है, तो CO2 को मित्रों सूखी बर्फ भी कहते हैं, पाउडर बर्फ भी CO2 को कहते हैं। यानी कि अगर पेपर, ये इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में पूछा गया है, बताइए सूखी बर्फ क्या है, तो सूखी बर्फ क्या है? CO2 सूखी बर्फ है। यानी कि ड्राई आइस क्या चीज है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ भी बोला गया है। बोलो सबका क्लियर हो रहा है? यस और नो? मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, आर्टिफिशियल रेन के बारे में मैंने आपको सवाल बता दिया, ये सारा भी मैंने बता दिया। अब इसमें आपसे मैं एक छोटी सी चर्चा और थोड़ी सी मैं यहीं पे कर देता हूँ। वो किस चीज को लेकर है? वो मैं टेम्परेचर की आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिसके कारण से पृथ्वी पर लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, तो तापमान से और पेपर के अंदर सवाल आ जाते हैं। तो वो क्या सवाल हो सकते हैं उनकी मैं आपसे बात और करता हूं। अगर आपसे पूछे विश्व में सर्वाधिक तापमान किस जगह पर है? विश्व का सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक तापमान, आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत सवाल पेपर में आज से। सर्वाधिक तापमान कहां पे? तो इसका आंसर हो जाएगा अल अजीजिया। विश्व का सर्वाधिक है अल अजीजिया। अल अजीजिया कहां पे? तो लीबिया में है मित्रों, लीबिया में है ना। अल अजीजिया कहां पे? लीबिया में। यहां लिख देता हूं लीबिया, लीबिया में। लीबिया कहां पे है? तो साउथ अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लीबिया है। लीबिया का एक शहर है अल अजीजिया। यहाँ विश्व में सर्वाधिक तापमान आज तक रिकॉर्ड किया गया है। पूछे कितना किया गया? तो 58 डिग्री सेल्सियस, इतना तापमान रिकॉर्ड किया गया। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा तापमान है कहां पे? लीबिया का शहर है, शहर का क्या नाम है? अल अजीजिया। यहाँ 58 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अगर आपसे पूछे एशिया में सर्वाधिक, एशिया का सर्वाधिक कहां पे? तो जो एशिया है, अपना कॉन्टिनेंट जो एशिया है, उसमें जगह है जकोकाबाद। जकोकाबाद कहां पे? ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। यहां पे 57 डिग्री सेल्सियस एशिया का सर्वाधिक यहां पे रिकॉर्ड किया गया है। अगर एशिया का पूछ ले तो जकोकाबाद कहां? पाकिस्तान में। वर्ल्ड का पूछ ले तो अल अजीजिया लीबिया में, कितना? 58 डिग्री। अगर इंडिया का पूछ ले आपसे, इंडिया का, इंडिया का सर्वाधिक कहां? तो चुरू, चुरू, चुरू कहां पे? राजस्थान में है। यहां पे 54 डिग्री सेल्सियस ये इंडिया का सर्वाधिक तापमान है। अगर ऐसे आपसे मान चलो साउथ अमेरिका का पूछ ले, हालांकि पूछेगा नहीं, मैं ऐसे ही आपसे चर्चा कर रहा हूं। साउथ अमेरिका का भी टेम्परेचर हाई रहता है, बाकी यूरोप वगैरह यहाँ कहीं नहीं पूछे क्योंकि वो ठंडे हैं सारे के सारे। अगर साउथ अमेरिका की भी बात कर ले आपसे तो फिर डेथ वैली में, डेथ वैली
डेथ वैली में भी 54 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। तो ये सारे के सारे, अगर विश्व का सबसे ठंडा पूछ ले तो अंटार्कटिका में एक जगह है वॉस्टॉक, मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया था, वहाँ का -93 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जिसको रसिया ने अपना रिसर्च स्टेशन भी बना रखा है। ठीक है, तो ये सारे आज की क्लास के अंदर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ आपकी आज की क्लास में से, आप सब लोग कमेंट में उसका आंसर देंगे, मैं देखता हूँ कौन कौन लोग इसके सही उत्तर देते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, जो वायुयान है वो किस परत में उड़ते हैं? जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें वायुयान किस परत में उड़ते हैं? आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन उसमें आएंगे, ट्रोपोस्फेयर आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, एग्जोस्फेयर आएगा, मेसोस्फेयर आएगा, यानी कि क्षोभ मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल। बताओ, उत्तर बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि ताप मंडल में सर्वाधिक होता है, यानी कि ताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में वायुयान जो है वो उड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है, सबको आ रहा है समझ में? चलो मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, अगला सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका उत्तर, कि ओजोन की परत जो वो किस पार्ट में पाई जाती है एनवायरनमेंट के, कौन सी परत में पाई जाती है? समताप मंडल में, ताप मंडल में, मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में, कहाँ पाई जाती है? बताओ कमेंट करके, जल्दी 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 बताओ। बिल्कुल इसी में पाई जाती है जिसमें वायुयान उड़ते हैं, इसी में, बिल्कुल स्ट्रेटोस्फेयर सही है, इस ताप मंडल में ही पाई जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अगला बताओ मेरे को कि जो जीपीएस है, रेडियो तरंगे हैं, ये सब कहाँ पे रहती हैं? बताओ सब। ओटीएच है ना, रेडियो तरंगे, ये कहाँ पे रहती है, कौन सी परत में होती है वातावरण के? आंसर बताओ, जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी। बिल्कुल थर्मोस्फेयर कह लो या आयोनोस्फेयर कह लीजिए, थर्मोस्फेयर भी भैया, आयोनोस्फेयर भी भैया, यानी कि ताप मंडल, यहाँ पे बहुत अधिक तापमान होता है, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में जो है, सर्वाधिक नहीं, केवल यहीं पर जो है रेडियो तरंगे और ये ओटीएच तरंगे इत्यादि होती हैं। ठीक है, चलिए आज बहुत कुछ ऐसा कैलकुलेशन टाइप का ये है, बहुत सारे आंकड़े हैं, इस कारण से बार बार जो है बोलने में परेशानी हो रही है, तो आप लोग इसको समझ रहे हैं ना, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को शेयर करके जाइएगा जब आप लोग लास्ट में जाए। एक और आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ, बताइए आप मेरे को सब लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में सब लोग इसका उत्तर देना, सारे के सारे इसका उत्तर देना। सूखी बर्फ किसे कहा गया है? सूखी बर्फ, कमेंट में उत्तर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया है। और मैं आपसे सवाल अगर एक दो पूछ लेता हूं, तो आप मुझे बता दीजिए, कि जो अपना क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है क्षोभ मंडल में? ट्रोपोस्फेयर में। बताओ, ट्रोपोस्फेयर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में है। अगर वातावरण में पूछे तो आपको नाइट्रोजन लगाना है, अगर क्षोभ मंडल में पूछे तो उत्तर ऑक्सीजन है। ठीक है, याद रखो इसको। चलिए ठीक है, अब आपसे कल मुलाकात करेंगे सुबह, यानी 8 बजे मिलेंगे। आपको जानकारी कि आप कंपटीशन गुरु चैनल पर दिल्ली पुलिस के बैच को कर रहे हैं, जिसमें सुबह 8 बजे मैथ की क्लास होती है, उसके बाद 9 बजे परीक्षागढ़ चैनल पर आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, फिर शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, और रात को 8 बजे हम जीके की क्लास के साथ में आपसे मिलते हैं। चलिए ठीक है, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।